बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। एक तरफ पंजाब असम्बली में स्पीकर के चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर जो थे दोस्त मज़ारी, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और अब डिप्टी स्पीकर जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। उनके साथ जो उम्मीदवार थे अपोजिशन की तरफ से, उन्होंने बॉयकॉट किया। और बॉयकॉट इस इलेक्शन का क्यों किया, क्या वजह उन्होंने बताई, वो ये कहते हैं कि हमने क्योंकि स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज कर रखा है और जब तक लाहौर हाई कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक हम डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते थे। नून लीग इस हवाले से आपको बताया कि लाहौर हाई कोर्ट जा चुकी है, उस पर एतराज़ात हैं। एतराज़ात उनकी तरफ से ये हैं कि ये जो इलेक्शन है वो सीक्रेट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, तो वहां पर जो पेपर्स थे उस पर सीरियल नंबर लगा दिए गए ताकि ट्रेस किया जा सके कि कौन सा मेंबर जो है वो किसको वोट कर रहा है, और इस वजह से ये एतराज़ात जो हैं नून लीग की तरफ से सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो कल एक खबर आई जिस पे हमने कल के प्रोग्राम में बात भी की थी, जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के हवाले से कुछ चीज़ें दर्ज थी। कल हमने इस पे तफसीली बात की थी, आज भी बात करेंगे, लेकिन उसके मुकाबले में आज ये हुआ कि जिस तरीके से एक इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया जा रहा था कि वो इस केस का फैसला जो है वो फौरी तौर पर दें। मरियम साहिबा की एक धमकी भी आई थी कि अगर इसका फैसला नहीं आता तो मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाज करूंगी। आज उस पर फिर जुबैर साहब ने PMLN के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि क्योंकि पिछले दिनों ये PDM के तमाम लोग मिले हैं जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और इलेक्शन कमीशन के अराकीन से, तो लिहाजा ये उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। वो इस तरीके से, क्योंकि वो कहते हैं कि जी जो तमाम जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है वही इलेक्शन कमीशन पे, उनके मेंबरान पे लागू होता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह लेता है। सो अगर पेंडिंग केसेस किसी जज के पड़े हों और वो जाकर किसी मुखालिफ पार्टी से मुलाकातें कर रहा हो तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होती है। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और उनके अराकीन के खिलाफ हम ये रेफरेंस लेकर आएंगे। ये आज एक बड़ा डिसीजन लिया गया है इनकी तरफ से। इस पे भी बात करेंगे। कुछ और मामलात हैं जिनका जिक्र करेंगे, जैसे कि इलेक्शंस को लेकर कुछ दावे आ रहे हैं और वो दावे शेख रशीद साहब की तरफ से आ रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है कि जी सब तमाम लोगों का सिवाय फजलुर रहमान के वो कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन कराने का इत्तफाक हो गया है। अगर ये सही है तो फिर वो तरीका कार क्या है, वो क्या लाहेअमल है कि जिसके जरिए इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे जिस पर सबको एतमाद भी होगा। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा पिल्टाट, आपका भी शुक्रिया। अहमद बिलाल साहब, आप ही से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस लाने का, जिसकी ऑब्वियसली उन्होंने तैयारी पे काम शुरू कर भी दिया है, उसकी जो वजह बताई जा रही है वो वजह किस हद तक आप समझते हैं कि मुनासिब है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनके अराकीन को, PDM के इन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी कि जहां पर वो जाते हैं, मिलते हैं और उनको कहते हैं कि PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला जो है वो जल्द अज जल्द अनाउंस किया जाए? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो ये किसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होती, मेरा ख्याल ये है। लेकिन अगर PTI के ख्याल में ये होती है और उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करना है, तो यही कानूनी तरीका भी है, उनको ज़रूर करना चाहिए। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब सेनेट के ओपन बैलेट का ऐसा मामला था और उसके ऊपर कोर्ट ने एक फैसला दिया था, तो उस मौके पर भी PTI जो उस वक्त गवर्नमेंट में थी, उनका एक पूरा वफ्द जाके मिला था इलेक्शन कमीशन से ये कहने के लिए। फिर उन्होंने बाहर निकल के उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि ये जो जल्दी से जल्दी आप ओपन बैलेट का इंतज़ाम करें और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। तो ये प्रेसिडेंट्स तो मौजूद है। इलेक्शन कमीशन कोर्ट की तरह नहीं होता जी, उसके पास तो और भी बहुत से मामलात होते हैं। तो लोग अगर ओपनली जाके मिलते हैं, कोई खुफिया मुलाकात नहीं होती, तो फिर ये मेरे ख्याल में कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद
अकेले भी नहीं मिलते, वहाँ पे उनके दूसरे मेंबर होते हैं या सेक्रेटरी या कोई दूसरे लोग मौजूद होते हैं, तो कोई खुफिया मुलाकात नहीं होती। जी, मेंबरान मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के और ऑफिशियल्स मौजूद थे। जी जी, तो पीटीआई अगर फिर भी समझती है तो जाहिर है कि उनको हक हासिल है कि वो जाकर रेफरेंस दाखिल करें। ओके, बट आपकी नज़र में ये किसी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं हुई है डॉक्टर साहब? जब कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी ही नहीं हुई और ओपन मुलाकात हुई है, कोई खुफिया मुलाकात भी नहीं हुई है, तो फिर ये वो रेफरेंस लाना बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेफरेंस इसलिए बनता है कि वो उनके ऊपर भी केसेस हुए हैं। किसी जज के पास भी जब आपका केस अंडर प्रोसेस हो, कहीं भी कानून नहीं है, मॉरल्स कोई नहीं है जिसमें आप जज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव को हमारे खिलाफ केस कर, लेकिन उनके ऊपर तो भी केस चला हुआ है। तहरीक इंसाफ ने सारी पार्टियों पर केस किया हुआ है, तो वो बनता है। और इसके पीछे बैकग्राउंड है। अपार्ट फ्राम दिस, उनके एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो है, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जब से आए हुए हैं, वो मुतनाज़ा हैं फॉर हिज डिसीजंस। राइट फ्रॉम जो उन्होंने इलेक्टोरल लिस्ट बनाई है, जो वोटर लिस्ट है, उसके बाद हमारा जो सिंध का था इलेक्शन था, उसमें तकरीबन 900 लोग जो है इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आ गए। फिर बाई इलेक्शन पंजाब में ये जो है PP 7 में उन्होंने इलेक्शन रोके रखा। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा जो रिकाउंट का जो हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कैंडिडेट को, कर्नल शबीर को नहीं रिकाउंट करने दिया, उन्होंने उसको राजा सगीर को इलेक्ट करा दिया। फिर काशिफ महमूद जो कि एक डिग्री पे डिसक्वालीफाइड थे उससे सुप्रीम कोर्ट से, वो जो है उसको उन्होंने मेंटेन रखा जब तक हमजा शहबाज को उन्होंने वोट नहीं दे दिया। उससे अगले दिन उन्होंने डिसक्वालीफाई कर दिया। फिर जब हम कहते रहे कि EVM पे कर दें, वो नहीं कर रहे, तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है और इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अदरवाइज आप लोग बड़े मोतरफ थे उनके, शुरू में जब आपने नॉमिनेट किया था उनको, बड़ी तारीफें करते थे आप लोग उनकी। हाँ जी, वो हकीकत आपने बताई है हमें उनके बारे में। आपने भी हकीकत बताई हमें कि जी ये एक रास्ता है, तो हमने रास्ता अपना लिया। और वह रास्ता बिल्कुल दुरुस्त इसलिए है कि जब आप एक केस जो है कि पैरवी हो रही होती है, उसमें दोनों फरीक जो है जज से नहीं मिल सकते हैं, और ये दुनिया में हर जगह रूल है। ये एक चीज अहमद बिलाल साहब, जस्ट टू क्लैरिफाई इट वंस अगेन, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये जो इदारा है, इसका इसकी हैसियत जो है वो कोर्ट के बराबर नहीं है, अदालत के बराबर नहीं है, क्योंकि ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है ना कि जब जजेस जो हैं वो नहीं मिल सकते हैं पेंडिंग मामलात में, पेंडिंग केसेस में किसी भी पार्टी से, तो फिर ये क्यों मिले? देखिए, मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं तो ये भी देखा है कि जजेस भी बाज़-औक़ात केसेस के ऐन दरमियान में चैम्बर में बुला लेते हैं लोगों को और मिल लेते हैं। जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक दफ़ा, आपको याद है, हमजा शहबाज साहब का एक केस था, उनकी खातून जिनको दावा था कि उनकी बेगम है, उनका उनके ऊपर केस था, उन दोनों को बुला लिया था और बुला के को आपस में उनका कोई एक सुलहनामा सा करवा दिया था। तो जज भी मिल लेते हैं। मैं तो समझता नहीं हूँ कि ये कोई खिलाफ वर्जी है ये। और फिर ये इलेक्शन कमीशन का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये जजेस नहीं है, क्योंकि और भी बहुत से केसेस होते हैं जिनको डील कर रहे होते हैं, तो आपने उनके बारे में भी बात करनी हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अगर महसूस करते हैं कि वो मुतनाज़े हैं, तो बजाय इसके कि उनको मुतनाज़े कहा जाए, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, पहले ही चला जाना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेनेटर निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइए कि ये जिस तरीके से एतराज़ हो रहा है कि आप लोगों ने मुलाकात की, PDM ने जाके, एक वफ्द ने जाके उनसे मुलाकात की, और आपका मुतालबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है सिर्फ और सिर्फ ये था कि उनका आपने जो फॉरेन फंडिंग वाला फैसला है वो जल्दी सुना दें। आप लोगों ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद भी यही कहा कि हमने जाके इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है। सो ऑन दी अदर हैंड, जब ये बात की जाती है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के भी जो डिसीजंस पेंडिंग हैं वो भी इलेक्शन कमीशन सुना दे, तो अगर हो जाए तो अच्छा है, सब सामने आ जाएगा, सबका मवाजना भी हो जाएगा, आवाम के सामने आ जाएगा, उसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है। मेरा पहला सवाल है कि फॉरेन फंडिंग का केस कितने सालों से इल्तावे में पड़ा हुआ है? फॉरेन फंडिंग का केस किसने दाखिल किया था? वो पार्टी का फाउंडर था, 8 साल, और वो पार्टी के फाउंडर ने दाखिल किया था। एस अकबर या जो भी इनके नाम है, उन्होंने दाखिल किया था, उनके पार्टी के वो फाउंडर्स थे, और यकीनन उनके पास कुछ प्रूफ होंगे। और 8 साल से अगर ये पेंडिंग था,
8 साल से अगर इमरान खान साहब की पार्टी मुख्तलिफ टाइम्स पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन भेजती रही, उनके वकील जाके उनसे मिलते रहे और उनको कहते रहे फलां जगह पे पोस्टपोन करो, फलां जगह पे पोस्टपोन करो, क्या वो इलेक्शन कमिश्नर को हैरेस करने के लिए नहीं था? या वकील की दरखास्त जो है वो क्या प्रीएम्प्ट और जजेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती? बात तो है जज को ट्रस्ट करने की, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो जुडिशरी का कोई जज हो। उनकी इंटेग्रिटी की बात अलग से होती है। अभी जैसे हुआ, हमने कहा जी फुल कोर्ट बनाओ, लेकिन जजेस ने कहा कि जब हम 3 जज काफी थे इमरान खान की डिसोल्यूशन को खत्म करने के लिए, तो आज भी हम ठीक है। ये क्रेडिबिलिटी की बात है। क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है इलेक्शन कमिश्नर का। किसने बनाया था इलेक्शन कमिश्नर? किसके जमाने में इलेक्शन कमिश्नर बना था? 4 साल का या 5 साल का वायदा होता है ना। उसके साथ क्यों आप मिलते रहे? अगर आपने नहीं बनाया था तो उसके साथ मिलते क्यों रहे? फिर मुझे तो सवाल यह करना है पीटीआई से कि इतने साल तक इस केस को इल्तवा में डाले रखा क्यों? हमने कब कहा पीपुल्स पार्टी ने या पीएमएलएन ने कि हमारी फॉरेन फंडिंग का केस नहीं देखो? हमने एक ही मिनट, मैं तो सिर्फ सवाल ये करता हूं, ये जो भी जुडिशियल रेफरेंस अगर भेज रहे हैं, मैं अहमद बिलाल साहब की बात से मुत्तफिक हूं। ये सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं कि वो फैसला न करे। इस फैसले को डिले करने का एक और ये तरीका निकाला है कि जी हम रेफरेंस भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन के साथ जाके कोई मिला है और वो मिल नहीं सकते, और रेफरेंस भेज के टाल रहे हैं, इस फैसले को टाल रहे हैं जो 8 साल से पेंडिंग है। और किसके लिए पेंडिंग है? पीटीआई, जिन्होंने 3-4 साल हुकूमत भी की है, उसके खिलाफ है। तो क्यों नहीं हो रहा? क्यों किसी को रोका जा रहा है? हुकूमत में रहकर उन्होंने क्यों डिले करवाया इतना सारा केस? तो वो भी तो इस तरह से हैरेसमेंट है ना, वो भी तो प्रीएम्प्ट करने की बात है ना जज को। अगर ये जाके मिले कि भाई 8 साल से फैसला नहीं आ रहा, खुदा के वास्ते फैसला करो, हमारी जान छुड़ाओ। अगर पीटीआई को क्लीन चिट दे दी है तो दे दो, मैं इसका जवाब ले, नहीं तो उनको गॉट योर पॉइंट, कन्विंस करो। आप कह रहे हैं 8 साल से पेंडिंग है और सिर्फ इसलिए ये रेफरेंस लेकर जा रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ताकि इसको मजीद इल्तवा में ले जाएं, एक डिलेइंग टैक्टिक के तौर पे आप इसको जो है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे दुरानी साहब ये बताएं, जी ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ। दुरानी साहब ये बताएं कि क्यों अच्छा है ना, आप कहें कि भाई इफ देयर इज नथिंग टू हाइड, अच्छा है जल्दी सुनाओ, जान छोड़ो, आरिया पार करें। आपके सर पे 8 साल से तलवार लटकी हुई, आपको तो खुश होना चाहिए कि सुना दें फैसला। वैसे एक मंतक बनती नहीं थी जो कि खुड़ो साहब ने कही है, क्योंकि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर आके फैसला सुना सकता है। अच्छा। तो कितना डिले हो सकता है? देखिए जी, ये जो कानून है ना, कानून कहता है कि आपने हर साल ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जमा करानी है, और आपको इलेक्शन का जो सिंबल है, जो जिस तरह हमारे केस में बैट है, पीपल्स पार्टी का तीर है, वो उस वक्त मिलता है जब आप ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जमा कराते हैं। एक साहब जो कि पार्टी के मेंबर थे, जिनको निकाल दिया गया था, वो लेके गए और उन्होंने कहा कि जी इनके पास जो है उन्होंने वर्ड यूज़ किया फॉरेन फंडिंग है। अच्छा, ये लफ्ज़ जो है ये दुरुस्त नहीं है टर्मिनोलॉजी। फॉरेन फंडिंग जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूज़ किया टर्म, वो था नेशनल अवामी पार्टी नैब के अगेंस्ट, जो कि उस वक्त वली खान साहब की पार्टी थी, उनको बैन किया, और वो अभी अवामी नेशनल पार्टी है। उनको फॉरेन फंडिंग हो रही थी। फॉरेन फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट करती है। ये केस जो है 2017 में हनीफ अब्बासी ने हमारे खिलाफ 2 केस की, तो उसमें एक केस ये भी था अकबर एस बाबर वाला। अकबर एस बाबर ने अपने बुग़्ज़ में केस किया, क्योंकि पार्टी से निकल गया था, लेकिन चूंकि हमारा धरना हो गया था, धरने के फ़ौरन बाद नून लीग को पता चला कि इमरान खान का कोई बड़ी चीज़ निकल के आ गई है। पॉलिटिकल फंडिंग जो है पाकिस्तान में सबसे पहले शुरू की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जितने भी एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो कि इमरान खान को उनके सोशल कॉज में सपोर्ट कर रहे थे, वो ही पॉलिटिकल कॉज में सपोर्ट कर रहे थे। सो पहली दफ़ा पॉलिटिकल मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया, और उस कॉन्सेप्ट में स्पेशली अमेरिका में फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके तहत खोड़ो साहब की पार्टी ने मार्क सीगल को हायर किया हुआ था। खोड़ो साहब की पार्टी ने, मैंने जमा ये दिखाया हुआ है इनके अकाउंट में, इनके अकाउंट्स में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से पैसे आ रहे थे, क्योंकि वो स्टेट डिपार्टमेंट के पैसे थे जो उनको आ रहे थे इनके अकाउंट्स में। ये आप दिखा भी सकते हैं, मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, बिल्कुल वो दिखा देते हैं। इसी तरह 2016 में जब ये पैनामा चल रहा था, तो नून लीग के ऊपर उस वक्त जस्टिस खोसा ने कहा था कि जी
ये जो है अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हुआ है, ब्लैक मनी वाइट किया गया, उसमें से वो 140 मिलियन जो है 14 करोड़ रुपया वो ट्रांसफ़र हुआ बायर और वापस आया हुआ है। ये अकाउंट इस तरह के हैं। अच्छा, हमें इतराज़ किया था कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, आप नहीं कर सकते, और वो भी एक मुनर्रिफ पार्टी मेंबर से जिसको निकाल दिया गया है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। या तो हम इलेक्शन सिंबल अनाउंस ना करते, जब आपको जमा कराया आप चेक कर लेते। पहले हम इस पे गए क्योंकि 2014 धरने के बाद ये पोलिटिसाइज हो गया था। पहले तो पूछ नहीं रहा था इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये कोई भी ऐसी अनॉमली नहीं थी। 2016 में जब पैनामा आया, इसको पुश कर दिया गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो इस तरह इन लोगों को पता चला कि इस तरह का एक केस है जिसमें आ गया। अच्छा, लेकिन देखिए अब जिस तरह से ये आर्टिकल आया है, कल जो फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा गया है, उसमें एक यूएई मिनिस्टर का भी जिक्र है कि उनको पता नहीं था शेख नाहयान अल मुबारक को 2 मिलियन पाउंड्स उन्होंने दिए थे उस क्रिकेट मैच में, जिसमें से 1.2 मिलियन जो हैं पाउंड्स वो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में आ गए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और आज बार बार सब कह रहे हैं कि भाई अगर आप कहते हैं कि स्टोरी गलत है तो फिर जाएं उनको सू कर दें। हम तो कह रहे हैं स्टोरी ठीक है, इसलिए कि उसमें बैंकिंग चैनल्स नहीं का जिक्र हो गया, उसमें लिखा हुआ है कि 2 मिलियन हमें डोनेशन मिली है और PMLN को उन्होंने 2 मिलियन ब्राइब किया हुआ है, 2 मिलियन पाउंड ब्राइब किया हुआ है। हम तो कह रहे हैं ब्राइब किया हुआ है। अच्छा, अबराज और आरिफ नकवी जो है उसके बाद सिविल केस इंस्टीट्यूट हुए हैं उधर जो है। दूसरी बात यह है कि हमें तो बैंकिंग चैनल से ट्रांसफर हुआ। ठीक है। तीसरी बात यह है कि अबराज आरिफ नकवी साहब ने हमें एफिडेविट दिया हुआ है, कोई इलीगैलिटी नहीं है। अच्छा, आरिफ नकवी साहब जो IBA को भी फंड करते हैं, इधर अमन फाउंडेशन को भी फंड करते हैं, तो वो तो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है एक पाकिस्तानी से। फॉरेन फंडिंग, कोई एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जिसके पास नए कॉप है वो फॉरेन फंडिंग नहीं होती। फॉरेन फंडिंग का मतलब है किसी एजेंसी ने आपको फंड किया हुआ है। तो फॉरेन फंडिंग आप कहते हैं कि इसको फॉरेन फंडिंग कहना जो है वो गलत है। बाहर से पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तानी वहां से भिजवा रहे हैं, आप ये कहते हैं। मैं जरा अहमद बिलाल मुकम्मल कर लें, फिर मैं उनसे भी पूछूं। 2017 में साकिब निसार साहब ने अपनी जजमेंट में बोला हुआ है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग केसेस है, और इसका नतीजा क्या है जी? ये सब पॉलिटिकल पार्टी को बताना चाहिए। उसका नतीजा ये है, अगर कोई इस्टेब्लिश हो गया कि किसी ने हमें पैसे दिए हुए हैं, वो पैसे आपसे लेके सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। इस गुब्बारे में टोटल हवा इतनी अगर कोई निकला। लेकिन मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी जो कि स्टेट डिपार्टमेंट से पैसे लिए हुए हैं और PMLN जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया हुआ है, उनके खिलाफ चलें। वो तो ये पीपल्स पार्टी का तो जवाब ऑब्वियसली खोड़ो साहब देंगे, लेकिन अहमद बिलाल साहब आपको क्या लग रहा है जो अभी दुरानी साहब ने बात की है, आपने आई एम श्योर ये केस देखा भी है, इसमें ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला इतना ही है जितना वो बता रहे हैं? और जो कल फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, जो भी चीज़ें वो कहते हैं कि उसमें लिखी गई हैं कि ऑलरेडी हम तो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुके हैं, हमारे बैंकिंग चैनल्स यूज़ हुए हैं, बैंक अकाउंट्स में पैसे आए हैं और सब जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। आपकी नज़र में ये केस वाकई इतना सादा है? देखिए, PTI पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और मेरी तो दिली दुआ है कि ये बिल्कुल बिनोबंद ऐसे सही हों और यही प्रूव हो जाए। अहमद बिलाल साहब आपको जी थोड़ी सी ऑडियो अहमद बिलाल साहब की प्लीज बढ़ा दें। जी अहमद बिलाल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। पार्टी है, मेरी तो दुआ ये है वो सही हो जाए और PTI के ऊपर जो तमाम इल्ज़ामात हैं वो गलत साबित हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अंडर क्लाउड आना ये पाकिस्तान की सियासत के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन इनकी जो बहुत सी बातें इन्होंने फरमाई हैं वो इससे पहले दरमियान में चैलेंज करते रहे हैं कोर्ट्स में जाके। मिसाल के तौर से अकबर एस बाबर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, वो तो मेंबर ही नहीं है, तो कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी थी, तो उनको अभी भी मेंबर वो तस्लीम करते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, इसलिए मेरे ख्याल में ये चूँकि तफसील से 8 साल में ये बातें डिबेट हो चुकी हैं, आर्ग्यू हो चुकी हैं, बड़े काबिल वकील जैसे मंसूर अनवर साहब जो हैं, वो भी अनवर मंसूर साहब भी मौजूद थे, वो इनके वकील थे और भी बहुत अच्छे वकला रहे हैं। तो अब ये जो फैसला आएगा तो मेरे ख्याल है उसमें चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और उसके नतीजे में जो फॉरेन एडेड या प्रोहिबिटेड फंडिंग, ये मामला भी क्लियर हो जाएगा कि क्या वो फॉरेन एडेड की डेफिनेशन में आते हैं, नहीं आते हैं, खुदा करे वो ना हो। और इसी तरह से फिर बाकी दूसरी पार्टियां जो है, जब उनका केस भी आए तो उस वक्त उसका भी फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिसीजन है
वो सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। ये तो अभी फंडिंग से पता चलेगा अच्छा। कि अगर आपको किसी फॉरेन एंटिटी ने फंड किया या नहीं किया। अगर मिसाल के तौर से ये क्वेश्चनेबल है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, डिबेटेबल है। अब मेरी बात तो सुनो, मैं अहमद बिलाल साहब को करेक्ट कर देता हूँ इसके ऊपर। मुझे गलती तो कर लेने मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ ना, क्योंकि मैं इस केस पे था। गलती करने से पहले करेक्शन कर देंगे आप। मुझे गलती तो कर लेने दे, फिर करेक्शन कर। हाँ जी, आपने गलती कर दी है जी, ओके। हाँ, मुझे इजाजत दे केस जो है वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट कर लेने दे, मैं बात तो कर लूं। भाई बात ये है चले, मुझे होगी है ना, मैं बता रहा हूँ। चले आप बात माजरत आप दोनों से। आप अहमद बिलाल साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है बार बार, आप ब्रेक से वापस आके गलती कर लीजिएगा, फिर दुरानी साहब ब्रेक से वापस आके तस्दीक कर देंगे। एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद जी। अहमद बिलाल साहब, आप अब गलती कर लें, काफी टाइम अब हमें मिल गया, ब्रेक से वापस आ गए, तस्दीक करेंगे दुरानी साहब पे। जी 2-3 क्विक बातें देखें। एक तो आपने जो फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला दे के बात की थी, जो पैसे अबराज को या वोटन क्रिकेट को मिले हैं मुबारक अल नैहान साहब से या किसी और से भी, वो मेरे ख्याल में पीटीआई की जिम्मेदारी नहीं है। वो पीटीआई को तो मिले हैं ये पैसे वोटन क्रिकेट से। अब वोटन क्रिकेट का जो स्टेटस होगा वो क्वेश्चनेबल होगा, लेकिन वोटन क्रिकेट ने ये पैसे कहाँ से इकट्ठे किए हैं। अब कोई जो पैसे लेने वाला है वो हर डोनर की तहकीक करके ये नहीं देखता कि वो कहाँ से आए पैसे, वो उसका प्रॉब्लम है। और फिर अगर उसने आपको एफिडेविट भी दे रखा है तो फिर ये जिम्मेदारी पीटीआई की नहीं है। एक तो मैं ये बात ये कहना चाहता था। दूसरी बात ये थी कि ये जो अगर वाकई, और मैं अगर कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें सारी साबित होंगी तो फिर पता चलेगा, वरना नहीं, कि वोटन क्रिकेट जो है क्या वो एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनी है, बट ओन्ड बाय ए पाकिस्तानी नेशनल। तो क्या उसको एक फॉरेन कंपनी तस्वुर किया जाएगा, या चूंकि वो पाकिस्तानी की कंपनी है तो उसको पाकिस्तानी तस्वुर किया जाएगा? ये दूसरा लीगल पॉइंट है जो इसके ऊपर तय होना है। तो ये बातें जब तय हो के इलेक्शन कमीशन अपने जजमेंट देगा तो उसकी बुनियाद पे फिर ये कहा जा सकेगा ये क्या है। लेकिन अगर फर्ज करें ये साबित होता है कि वो फॉरेन एंटिटी है, तो फिर वो फॉरेन एडिड की डेफिनेशन में आएगी, और उसके लिए इस साइकिल में तो सिर्फ इतना ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जब्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर एक दूसरा केस होगा जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक डिक्लेरेशन या रेफरेंस दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में। वो बिल्कुल एक अलग मामला होगा, लेकिन हम उसकी तरफ क्यों जाएं जब ये पहले इसका फैसला हो, तो फिर देखेंगे कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो यानी पाबंदी लगाने वाली किसी चीज, किसी वो एक अलग फेज है, वो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती है, अलग फेज है। ठीक है, अच्छा मैं क्विकली पहले खोड़ो सब जरा जवाब दे दीजिए, फिर दुरानी सबसे इकट्ठा ही इस पे बात कर लेंगे। इन्होंने एक आपके हवाले से ये बात की है, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी भी तो स्टेट डिपार्टमेंट का, यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट से जो फंडिंग आ रही है उसका जवाब नहीं दे पा रही है, और जो आपने बात की थी उस पर वो कहते हैं अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा वो फैसला सुना देगा, तो उसमें क्या मसला है? मुझे तो पहले सवाल ये है कि अगला इलेक्शन कमिश्नर क्यों? क्या आप जस्टिफाइड हैं कि हम कहें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चला जाए, फिर दूसरा चीफ जस्टिस आए और फिर वो आइन की तशरीह करे? ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन है और अपने अरसे के अंदर, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी या पीएमएल-एन का केस कहां तक पहुंचा है, अंडर ट्रायल है, जितना भी है सो है। लेकिन इसके लिए तो मुझे जहां तक याद पड़ता है वो ये है कि जी अभी ये फैसला महफूज हो चुका है, यानी सारे आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज रखा हुआ है। अब मैं इसका तुक समझ रहा हूं कि महफूज क्यों? फैसला तो वो है कि जो दिखाई दे और वो अनाउंस हो जाए।
हमें नहीं मालूम कि क्या सारे अकाउंट्स उन्होंने जमा कराए थे या नहीं कराए थे। बहुत से लोगों की बातें तो मुख्तलिफ सी आती हैं, अखबारों में आता है, कभी इंडिया का नाम लिया जाता है, कभी इजराइल का नाम लिया जाता है, कभी किसी फॉरेन फंडिंग कंपनी का नाम लिया जाता है। अब अल नहियान साहब ने अगर पैसे दिए वो सोशल वर्क के लिए दिए थे, तो वो पीटीआई के अकाउंट में क्यों आए? ये सारे सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करके बताना है। इतनी कोई सिंपल बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 8 साल से चला हुआ, अभी फैसला महफूज पड़ा हुआ है। इसके लिए मैं क्यों नहीं डिमांड कर सकता इलेक्शन कमिश्नर से कि जी ये फैसले की फतवा दी जाए? तो अच्छी बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी अंडर क्लाउड आ गई है, अंडर क्लाउड आ गई है कि उसको क्लीन चिट नहीं मिली। उसने सारी पार्टी के लिए सवाल उठा लिए, चोर होने का, दगाबाज होने का, झूठ बोलने का। ये सारी पार्टी, अगर भुट्टो साहब ने एएनपी के लिए, आपको याद होगा बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हुई थी, उसके बाद वो गवर्नर रूल लगा था, उससे वक्त उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आए थे, हो सकता है नैब पर कोई ऐसा केस था या नहीं था, ये तब की बात है, 1970 के जमाने की बात है। अभी मैं बैठ के कह रहा हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के रूल्स में, मुझे नहीं मालूम, दुरानी साहब बता सकते हैं, अहमद बिलाल साहब बता सकते हैं, ये फंडिंग रेज करने का तरीका अमेरिका में तो होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो मुझे नहीं दिखाई दिया। हम तो सिर्फ मेंबर होते हैं जो अपनी फीस भरते हैं, वो पार्टी के अकाउंट में जाती है, उसकी ऑडिट होती है, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम इस तरह से पार्टी चला रहे हैं। लेकिन ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है। ये अगर इमरान खान एक सुने तो सही, आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? दूसरों को सारा बड़ा मौका दे रही हैं। किसी और को भी बोला है, बुलाया है आपने चैनल पे, तो बात करने दिया करें। तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, तो फिर आप कट नहीं करें ना, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं बात पूरी करनी चाहिए। आपने कहा ना ठीक है, मतलब आप चुप कर जाओ। तो ठीक है, मैं आप ही की बात पे ठीक है कह रही हूँ, मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं हो गया चुप। जी मुकम्मल कीजिए। मैं हो गया चुप जी, आप बोले। मैं कह रही हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप मुकम्मल कीजिए। सर जी मैं तो बोल ही नहीं रही, मैंने तो आपसे सवाल ही नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मुकम्मल कीजिए, आप मुकम्मल कीजिए। ठीक है, इसका मतलब मैं ये समझा कि आप बोल रहे हैं, बस करें आप इसका मतलब मैं समझा कि बस करें। खोड़ो साहब, आई थिंक आप वहां बैठे ना, ये वो वीडियो लिंक की वजह से थोड़ा सा डिले होता है ऑडियो में, तो आपको शायद मेरी आवाज थोड़ा देर से पहुंच रही है। आप मुकम्मल कीजिए बात। मैं माफ कीजिएगा, मैं वीडियो लिंक पे पहली दफा नहीं आया, आता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप क्या कह रही थी, इसलिए मैं चुप हो गया। आप हमारे शो में भी हर दफा वीडियो लिंक पे ही आते हैं, तो थोड़ा डिले होता है आवाज का, मैं ये कह रही हूँ। आप मुकम्मल तो कर लें बात। नहीं, कोई डिले नहीं है, बिल्कुल कोई डिले नहीं था, बिल्कुल मैं सीधी बात सुन रहा हूं। चले आप बोले, दुरानी साहब से बात करवाएं, सुन रहे हैं। दुरानी साहब बताइए जी, ये जो इन्होंने कहा है कि जी ये बाहर तो होता है कि फंडिंग के जरिए आप पैसे इकट्ठे करते हैं सियासी जमातों के लिए, पाकिस्तान में कौन सा कानून है? और आज आई थिंक आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की गई थी कि पाकिस्तानी जिस तरीके से पैसे देते हैं और जैसे फंड करते हैं पीटीआई को, हम यही तरीका रखेंगे, इसी को कंटिन्यू रखेंगे आगे फ्यूचर में भी। देखिए, इससे पहले जो निज़ाम था, मेरा ख्याल है क्योंकि अहमद बिलाल साहब के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड है, पिल्ड है, ये काम करती है। हमारे यहाँ ठेकेदारी सिस्टम है कि जिसने पैसे कमा लिए उसने पार्टी को फ़ंड कर दिया, कोई मैकेनिज़्म इन्होंने प्लेस नहीं किया हुआ था। अभी भी इनसे पूछने सोर्स ऑफ फंडिंग, जो आपने सवाल पूछा, वो खोड़ो साहब बड़े प्यार से गोल करके उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया, उन्होंने जवाब सवाल हम पे डाल दिया। इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इसकी सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है। ये मैं आप इनकी अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कहते हैं जी अनडिस्क्लोज, अनवेरीफाइड, वो खुद इनकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है। हमने पॉलिटिकल फंडिंग का प्रोसेस शुरू किया क्योंकि इमरान खान वाहिद लीडर है दुनिया में जो कि अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर है। हमने शौकत खानम ने, आपको पता आइडिया है कि कितनी अमाउंट अभी तक रेस की गरीबों के लिए, और शौकत खानम में ख़र्चा है बाय एनी चांस किसी पाकिस्तानी को पता? ये 65 अरब रुपए बनते हैं जी, $586 मिलियन। और आज तक लोग जो है उसको ट्रस्ट करते हैं। और ये पॉलिटिकल फंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आया कि आप, मैं, ये कैमरामैन टीम वाला ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। इससे पार्टी ब्लैकमेलिंग से बच जाती है। छोटा छोटा हम चंदे की कैंपेन, अभी जब ये इलेक्शन हो रहा था हमने कैंपेन लॉन्च की हुई थी, पैसे दें हमें, वो चंदा इकट्ठा करने का है। वो चंदा जो स्पेशली अमेरिका में या बरतानिया में या मिडल ईस्ट में उधर लॉज हैं,
कोई बंदा भी आपको लॉज बाईपास नहीं कर सकता कि जी उसमें आप जो बंदा एफिडेविट दे रहा है वो आप ब्रिटिश नेशनल है बता रहा है कि जी मैं ठीक दे रहा हूँ, वो तो कानून के ज़ुमरे में आ जाएगा। इधर भी जो है हम जो रिसीविंग एंड पे है हमारे पास रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि ऑडिट थ्रू बैंकिंग चैनल आ रहा है। अगर कोई नॉर्मली हमारे जहन में या जहन में कोई ऐसी बात होती तो हम करते। ठीक है, जो मैं रेफ़र कर रहा था साकिब निसार साहब की स्टेटमेंट, वो बिलाल साहब को शुक्रिया, उन्होंने करेक्शन कर दी। 2017 के डिसीजन में उन्होंने बताया कि कोई इंडिविजुअल जो है फर्द वाहिद वो फॉरेन फंडिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं कर सकता। इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन फंडिंग केस जो प्रोगेटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के उस फैसले में जो हनीफ अब्बासी लेके गए हुए थे उसमें ने लिखा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वाहिद पार्टी है, अक्रॉस बोर्ड में कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक पोलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, मेरा शौक़ है सियासी पार्टियों को रीड करना भी। उसमें मैंने देखा है कि पॉलिटिकल फंडिंग का प्रोसेस ही नहीं है। आपको तो फ़ोन आ जाएगा जी ये पैसे जमा करा दे जी। तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सोशल मीडिया पे कैंपेन आती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो डोनेट करते हैं और उसका पर्पज़ ही पॉलिटिकल फंडिंग है। अच्छा, और कोई पर्पज़ नहीं। ठीक, अच्छा अब मुझे अहमद बिलाल साहब एक बात बताइए, अभी खोड़ो साहब भी कह रहे थे कि असल सवाल ये है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों कहती है कि अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे तो वो अनाउंस कर देंगे, इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन अभी जो बातें चल रही हैं वो शेख रशीद साहब के दावे आपके सामने ही हैं कि जी सबका अग्रीमेंट हो गया है, अक्टूबर में इलेक्शंस कराएंगे, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ या उनके इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस चला जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो फिर बाकी मामलात पीछे कौन देखेगा? और अगर इलेक्शंस की तरफ जाना ही है तो उस इदारे में फिर किसकी तैनाती होगी? ये तो ज़ाहिर है हुकूमत और अपोजिशन दोनों को फिर बैठना पड़ेगा, वो अपोजिशन जो पार्लियामेंट से बाहर है। देखिए ये जो रेफरेंस अगर ये दाखिल करेंगे उनके खिलाफ तो उसका साथ ही ये थोड़ी तय हो जाएगा कि अब ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे। ये तो अब वहाँ पे केस चलेगा, ये अपना केस प्रूव करेंगे। अगर ये केस प्रूव हो गया तो फिर उनको हटाया जाएगा, और जब वो हटाया जाएगा तो फिर उनकी जगह कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगेगा। उसका एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन मेरे ख्याल में इस केस का फैसला उससे कोई मुंसलिक नहीं है। ये अगर महफूज हो चुका है, वो महफूज इसलिए करते हैं कि आपने तहरीर करना होता है फैसला, तो तहरीर कर चुके हैं आप, इतना अरसा हो गया है, अब आपने तहरीर कर लिया है तो उसको अनाउंस कर दें। और अगर वो उसके ऊपर कोई एतराज़ होगा किसी भी पार्टी को तो उसको वो चैलेंज कर सकेंगे। लेकिन यह भी फैसला जो होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अकेला नहीं कर सकेंगे, उनके साथ आपको मालूम है 2 दूसरे मेंबर भी थे, तो एक जॉइंट फैसला होगा, या फिर अगर किसी का इख्तलाफ होगा तो उसको भी जाहिर किया जाएगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अकेले न सिर्फ ये कि इस चीज़ का कोई फैसला नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी फैसला वो नहीं कर सकते। अब तो इलेक्शन कमीशन में चूँकि 5 मेंबर पूरे हैं, तो जब सब लोग वोट दे देंगे, 5 लोग वोट देंगे तो मेजॉरिटी से फैसला होगा। अब ये क्विकली मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, इस पर कोई एतराज़ की बात नहीं है कि यहाँ पे लोग आप लोगों से क्राउड फंडिंग के ज़रिए पैसे इकट्ठे ना करें। यानी खोड़ू साहब ये फरमा रहे थे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजाज़त है। अगर आप गैर मुल्की से पैसा नहीं लेते, किसी कंपनी से पैसा नहीं लेते, तो उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मेंबर्स के अलावा आम लोगों को कहें भी जो लोग इसकी हमायत करते हैं वो हमें जहां वोट देते हैं वहां नोट भी दें, तो बिल्कुल अच्छी बात है। जितने ज़्यादा आपके लोग वो होंगे, कंट्रीब्यूट करने वाले होंगे, उतना ये पार्टी का जो सपोर्ट बेस है बड़ा हो जाएगा। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे दुरानी साहब कि फिर वो ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे और चंद लोग उसका मालिक नहीं बनेंगे। यानी इस पार्टी को कोई ओन नहीं करता, ये आम लोगों की पार्टी है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ऑब्वियसली जो रेफरेंस जाएगा तो उस पर तो फिर पूरा केस सुना जाएगा, समाअत होगी, देखेंगे कि वाकई वो जो रेफरेंस है वो सही है उनके ख़िलाफ़ या नहीं है। फिर अगर तब तक तो काम करते रहेंगे मेंबरान भी और खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर खोड़ो साहब आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि फिर ये बार बार ये जो जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने पे, जिसमें वो कहते हैं कि जी तमाम इदारों का भी और सियासी जमातें भी इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तफाक कर चुके हैं कि अक्टूबर में इलेक्शंस अगर होते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इनके शेख रशीद के इस बयान में कितनी सदाकत है, इस पर भी आपका जवाब जानेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। खोड़ो साहब, ये बताइए कि अक्टूबर में इलेक्शंस होने पर आपको अब कोई एतराज़ नहीं है क्या? ये जो शेख रशीद साहब ने दावा किया है कि सब लोगों का इस पर मुत्तफिक हैं और इदारे भी ऑन बोर्ड हैं कि अक्टूबर में इलेक्शंस करवाने तो करवा दें। देखें, मैं शेख रशीद के तोते से वाकिफ नहीं हूँ। उसका तोता क्या बोलता है क्या नहीं बोलता मैं उसे वाकिफ नहीं हूँ, और शेख रशीद पर कोई बयान देना मैं समझता हूँ ज़रूरी भी नहीं है। वो अपने बीच में अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए कुछ न कुछ बयानात देते रहते हैं। डबल क्रॉसिंग आदमी है, डबल डीलिंग करता है और ये सारा कुछ बोलता रहता है। मैं मानता हूँ उसको जो स्टेटमेंट आती है, जो प्रेस रिलीज निकलता है, कैबिनेट का हो, असेंबली का हो, उसका मौक़िफ़ क्या है क्या नहीं है, मैं उस पे चलता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के बयानात पे चलता हूँ, मैं अंदरूनी गुफ्तगुओं पे नहीं चलता हूँ। मैं पाकिस्तान की सियासत को इससे निकालना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद को खामखा इस अफवाह साजी की फैक्ट्री बनाया जाए। ये अफवाह साजी शेख रशीद को सूट करती होगी लेकिन पाकिस्तान के अवाम को सूट नहीं करती। इस लिहाज से इस पर बात करना मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी है। हुकूमत अगर कहेगी, देखे बात सुने, हुकूमत ने क्या कहा, हमने पाकिस्तान के लिए बड़े सख्त फैसले किए हैं, हमें अनपॉपुलर डिसीजन करने पड़े सिर्फ इस वजह से कि हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाएं। IMF से बातें अपनी जगह पे चल रही हैं, मेरे पाकिस्तान के लोगों का मसला है महंगाई, बेरोजगारी। ये इस तरह से इस बयानात से अगली इलेक्शन के बाद भी क्या हल है इमरान खान के पास या किसी और के पास, कैसे खत्म करेंगे? टाइम से ही खत्म होगा ना, एक दिन में तो कोई खत्म नहीं होगा। इमरान खान को अगर ये महंगाई खत्म करनी थी तो 4 साल पे उन्होंने बढ़ाई क्यों? 4 साल तक उसने बढ़ाते क्यों रहा? हर हफ्ते क्यों बयान देता रहा? तो ये बात नहीं है, खामखा बात करने की बात है कि जी इलेक्शन करवाओ। ये सारी चीजें हैं उस सारी अपने से प्रेशर हटाने के लिए ऑफेंसिव बनकर किसी और पर हमला करना, हमले करने की बात मैं नहीं समझता। असेंबली का टाइम है, जो 5 साल होता है, 5 साल पूरे होंगे, अल्लाह करेगा इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन हमें क्यों डर लगे इलेक्शन करने से? जी पूरे हैं, यही बयान है हुकूमत का, यही बयान है PDM का, यही बयान है सारे। अल्लाह करेगा जी। जबकि देखे बात सुने, अगर अच्छा, आपने भी जो महंगाई की बात की, आज ही उस पे इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, तो सही, वो कहते हैं 8 मार्च 2022 को जब ये भाई मैंने क्या जी मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, मैंने क्या गुनाह कर दिया अगर इमरान खान पर? जी मैं अर्ज करूं, मैंने इमरान खान को लताड़ने का अगर कोई गुनाह तो नहीं किया ना, मैं उस पर तो सवाल कर सकता हूं। 4 साल की महंगाई पर सवाल तो उसे होते रहेंगे, इलेक्शन कैंपेन में भी होते रहेंगे, जब भी इलेक्शन होंगे ये बातें तो होती रहेंगी। रही बात इस हुकूमत की, वो क्या कर रही है, हो सकता है कंट्रोल हो जाए, हो सकता है कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, लेकिन मैं बैठ के खामखा इस भौचाल पैदा करने के हिमायत में नहीं हूं। ये असेंबली को अगर टाइम है और हुकूमत, फेडरल हुकूमत को अगर ये मेजॉरिटी कायम है तो फिर ये हुकूमत होती है, चलेगी और 5 साल पूरे करेगी। ठीक है जी, आपने कहा कि जी ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि महंगाई कम हो जाए। मैं उसी पे ये बताने लगी थी, जो ट्वीट आपकी ही बात से, कि उन्होंने कहा कि जी 8 मार्च 2022 को इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो डॉलर 178 पे था, आज 250 पे है। इन्फ्लेशन 16.5% थी, आज 38% है। और वो कहते हैं कि जी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, जो नाम उन्होंने दिया हुआ है आप लोगों की हुकूमत को, कि वो इनकॉम्पिटेंट भी है। क्वेश्चन इज हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? रानी साहब, आपने खोड़ो साहब से सुन लिया है कि जी रिस्पांसिबल। जी फरमाइए, जी आप दे दीजिए जवाब दूं ना। देखे, आपने कहा कि जी देखे, मैं आपसे करेक्शन करना चाहता हूं। जब इमरान खान पर नो कॉन्फिडेंस आ रहा था उस वक्त डॉलर 192 रुपए था, 192 रुपए था। शहबाज शरीफ ने जिस दिन ओथ उठाया उस दिन 8 रुपए कम हुआ था, ठीक है। लेकिन आप मुआवजा करें कि 2018 से लेके 2022 तक कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी, कितना डॉलर बढ़ा। 2018 से पहले तो डॉलर 107 रुपए था, इमरान खान के 3 साल में 100 रुपया बढ़ा, 100 रुपए के लगभग बढ़ा। उस पर क्यों नहीं हम बात करें?
उस पे हम बात क्यों नहीं करें कि 100 रुपया बढ़ा, 107 रुपए से 192, लगभग 100 रुपया ही हो गया ना, लगभग 100 रुपया ही हो गया। तो ये जो बढ़ाई बात इमरान खान साहब के वक्त में, इसका भी तो जवाब आना चाहिए। आप सिर्फ आज 92 से 50 की बात कर रहे हैं। जवाब ले लेती हूँ। इमरान खान साहब पूछ रहे हैं, क्वेश्चन इज हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस मेस। दुरानी साहब, खोड़ो साहब तो कह रहे हैं आप ही रिस्पांसिबल हैं इस मेस के। इतनी सारी चीजें उन्होंने बता दी हैं आपको, देख लें डॉलर का क्या रेट। कैलकुलेशन पसंद आई है, वैसे सबसे अच्छी कैलकुलेशन थी उनकी। देखें जी, 2018 में जब हमें हुकूमत मिली, उस वक्त जो है जितनी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज थी, उन्होंने पाकिस्तान को नेगेटिव रेटिंग दे दी। ये मुस्बत ग्रोथ में नहीं है और ये मुस्बत मुल्क नहीं है जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। 2018 में जब आए तो सबसे बड़ा हमारे पास डेफिसिट था पाकिस्तान में, और हमने 22 अरब डॉलर जो था ट्रेड डेफिसिट जो था, हमने वो रखा, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन किया हुआ था। उसको फाइट करते ही जब हम निकले तो आगे दुनिया भर में 100 साल बाद ऐसी कोई वबा आती है तो कोविड आ गया। जैसे ही कोविड से हम निकले तो हम एक दफ़ा 4.8 पे थे और दूसरी दफ़ा 6% ग्रोथ जो है, जो कि इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो कि खोड़ो साहब की एलाइड पार्टी है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने 2022 मार्च में अप्रैल में लॉन्च किया बिफोर बजट। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ये 6% ग्रोथ पे थे। 10 अप्रैल तक ये पाकिस्तान बिल्कुल ठीक था, 9 अप्रैल तक। 10 अप्रैल पे ये जब जैसे ये नाजिल हुए हमारे ऊपर, इस मुल्क का जो है वो एक जिसे कहते हैं कि बुरा हाल हो गया हर तरीके से। वही इकनॉमिक सर्वे कहता है कि जी 25 साल का जो रिकॉर्ड है बड़ी सनतों की पैदावार में, वो हमारी हुकूमत ने तोड़ा, तहरीक इंसाफ। फिर उसी को में कहता है कि सनतों की पैदावार में 25 साल रिकॉर्ड, फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत तोड़ा। 25 साल रिकॉर्ड जो 4.4% है एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई, ये वही इकनॉमिक सर्वे कहता है। अच्छा, अभी जब आप आके मिसमैनेज करते हैं, क्योंकि आपका टोटल एजेंडा जो था, ये जो रजीम आई है उसका एजेंडा ये था NRO2 लेना। अच्छा, उनका टोटल एजेंडा ये था, उनके इंटरेस्ट में नहीं था मैनेजमेंट करना। ये कहते पॉलिटिकल कॉस्ट हमने पेयर की है, हमने ये कर दिया है, तो क्यों किया ना करते ना जी। आपको शौक था क्योंकि आपको ये पता था हुकूमत के लिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, पश्तो की बड़ी मिसाल है। वो कहते हैं मक्के डांग दे रुस्तो पलांग दे। वो कहते हैं आगे दरिया है और पीछे शेर खड़ा है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो इन्होंने पिक करना था कि शेर के पास जाना था, ये दरिया में, तो दरिया में छलांग लगा दी इन्होंने कि जी हमने हुकूमत। आके इनको कहा गया आप ये देखें इस मुल्क अलमिया, तो इस मुल्क अलमिया देखें, अवाम में भी तो जाएंगे ना। अगर वो महंगाई कर रहे हैं तो आप सोचें ना अवाम इलेक्शन में क्या करेंगे फिर। ये तो ये सूरत हाल है कि इतबार कोई नहीं कर रहा। मिफ्ता इस्माइल ने भी तो मुलाकात की थी ना US एम्बेसडर से यहाँ पर, खुद कह रहे हैं यही कहा था कि इतबार नहीं कर रहा। IMF को कहें कि जी ये किस्त रिलीज कर दें। आपने अभी खोड़ो साहब ऐसे क्यों नहीं हो रहे? आज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गए, क्या वजह है? सुने तो सही, और सुने तो सही। अभी दुरानी साहब ने खुद ही कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये एजेंडा था कि इकोनॉमिक का फैक्टर भी रखकर अगर उन्होंने फोन किया है तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अभी कहा कि भाई उनको था कि अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। फॉरेन मिनिस्टर कर सकता है, दूसरे कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, ये होता है। हम पाकिस्तान वाले जो बैठे हुए हैं यहाँ अपने आप को कर्जे की मै पीने पे लगे हुए हैं, ये तो इमरान खान ने शुरू किया। वो तो कह रहा था मैं खुदकुशी करूंगा, लेकिन खुदकुशी उसने की नहीं, उल्टा उसने कर्जा मांगा। आपको इमरान खान की बात पर चुप क्यों लग जाती है? इमरान खान ने कहा था, खोड़ो साहब इशू ये है, खुदकुशी कर लूंगा, होता ये है ना, मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैं बताता हूँ, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल वो बयान याद है उनका। आपको मैं बताता हूँ कि क्यों फोन किया। मैं आपको बताता हूँ आपको क्यों फोन किया। इमरान खान के लिए इसलिए फोन नहीं किया कि इमरान खान की दुनिया भर में क्रेडिबिलिटी थी, आप लोगों की ना आपकी और ना आपके एलाइज की क्रेडिबिलिटी दुनिया में। इसलिए गारंटर आ गया, उसने कहने नहीं आप दे दे, हम इनकी गारंटी कर लेते, कोई बात नहीं है, पैसों को फिक्र ना करें। ये हमेशा जब आप उधार लेने जाते हैं, वजह से पैसे नहीं मिल रहे, इसी वजह से क्रेडिबिलिटी आप लोग तो कहते थे भाई इनको लाने वाला अमेरिका है, पैसे नहीं मिल रहे। उनको पता है ये पैसे ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे, चोरी करेंगे। लाडले होते हैं, ये कहते हैं भाई अगर हम इतने लाडले होते तो हमें पैसे फौरन मिल जाते हैं। देखें एयर स्पेस, उनकी जो अरेंजमेंट क्या थी कि अफगानिस्तान के लिए एयर स्पेस दे दें, इन्होंने पूछा उनसे, कोई बात नहीं की। जो इनको रिक्वायरमेंट थी उन्होंने इनसे गुफ्तगू कर ली, आपने धोखा जो दिया। वो कह रहे थे एक्सेस उनको उन्होंने दे दिया, आपने धोखा दिया। क्या बात है, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मकसद की इस्तेमाल। राइट, आई हैव टू वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।
दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।